हेलो हेलो हेलो। आदाब। आज है ईद। मेरे सभी मुस्लिम भाइयों और मेरे सुनने वालों को ईद मुबारक। आज वैसे डबल सेलिब्रेशन है, डबल वैनी। आज कुसुम अंसल जी का जन्म दिवस है, तो कुसुम जी के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कुसुम जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कुसुम जी, आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब खूब सारा प्यार, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और हम चाहेंगे कि आज आप हमारे दर्शक मित्रों को अपनी कविताएं सुनाइए। मैं आमंत्रण कर देता हूं कुसुम अंसल जी को कि वो आए और अपनी कविताएं हमें सुनाएं। नमस्कार। अपनी कविताएं सुनाने से पहले मैं श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि जब मैं पहली बार प्रभात जी को मिली थी तो लगा ही नहीं कि वो अजनबी है। एक ही पल में भाई जैसी श्रद्धा मेरे मन में उमड़ आई थी और तब से आज तक बड़े भाई का स्नेह और भट्टाचार्य परिवार से मेरा नाता एक प्रेमिल सूत्र में बंधा हुआ है। और जब कृष्णा मुझे बुआ जी कहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन अनगिनत आशीर्वादों से भर जाता है। शायद इस कारण भी कि 1 वर्ष की अवस्था में माँ के मर जाने के बाद मेरी बुआ ने मुझे पाला था और माँ के चले जाने से मेरा जीवन, मेरी सारी कायनात बदल गई। खैर, मैं अब अपनी कविताएं सुनाती हूँ। अपने उपन्यास तापसी द विडो वृंदावन में के दौरान मैं वृंदावन बहुत जाती रही। उन दिनों मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी जो वृंदावन की विधवाओं पर आधारित थी। उसमें से 2 कविताएं मैं आपको सुनाती हूँ। वृंदावन। उसने मुझे छुआ, उसने मुझे छुआ, उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा, उसने मुझे छुआ, कुछ ऐसे जैसे कसाई अपने बकरे की नाप तोल। और फिर मैं मुस्कुराया, रात भर मैं उसकी मुस्कुराहट के लिसलिसे लावे में, रात भर मैं उसकी मुस्कुराहट के लिसलिसे लावे में उबलती फिसलती किसी गहरी खाई में डूब गई, किसी गहरी खाई में डूब गई। दूसरी है बांके बिहारी। बांके बिहारी के मंदिर में सभी जाते होंगे। वहाँ एक विधवा बड़े मनोयोग से वो छत पे लगा हुआ पंखा रस्सी से खींच रही थी। उसको देखकर मेरे मन में जो भाव आए, मैंने कविता लिखी। मेरी बांके बिहारी, मेरी बांके बिहारी, अपने पूरे मनोयोग से रस्सी खींचती हुई तुम्हारा पंखा हो गई हूँ मैं। मेरी बांके बिहारी, अपने पूरे मनोयोग से रस्सी खींचती हुई तुम्हारा पंखा हो गई हूँ मैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर हवा हवा सी सरसरा रही हूँ। मैं आंखें बंद कर केवल क्रियारत हूँ, मैं आंखें बंद कर केवल क्रियारत हूँ। देखना नहीं चाहती पुजारियों के अंग खुजाते हाथ, ना ही वह सारी भीड़ जो धक्कों के साथ अंग अंग चिपकती है तुम्हारे पट खुलते ही। टूटती है आंधी सी, टूटती है आंधी सी। मैं तुम्हारे इस मंदिर की, मेरी बांके बिहारी, मैं तुम्हारे इस मंदिर की कूड़ा बटोरती झाड़ू हो गई हूँ। मैं तुम्हारे इस मंदिर की कूड़ा बटोरती झाड़ू हो गई हूँ। बिना ऊपर देखे बटोरती हूँ, पैरों तले कुचले फूल प्रसाद। भूल जाना चाहती हूँ, भूल जाना चाहती हूँ वह सारे सामूहिक बलात्कार, वह सारे सामूहिक बलात्कार जो रात के अंधेरे में यहाँ बैठे धर्म के दावेदारों ने वसूले थे मेरी विधवा देश से। पानी से रगड़ रगड़ कर, पानी से रगड़ रगड़ कर मिटा देना चाहती हूँ ताज़े खून के धब्बे, रोली अक्षत के लाल लाल धब्बे जो दोहराते हैं रात की अनकही दास्तान। मेरी बांके बिहारी, मेरी बांके बिहारी, मैं जानती हूँ पट्टाभिषेक के समय तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों में खुला होता है उदासियों का काजल। आंसुओं से गीली होती है पोशाक, आंसुओं से गीली होती है पोशाक। मेरे बांके बिहारी महाराज, मैं जानती हूँ
मैं जानती हूँ पंडितों के कुटिल हाथों से नए वस्त्र धारण करते। मैं जानती हूँ पंडितों के कुटिल हाथों से नए वस्त्र धारण करते पसीने पसीने हो जाते हो तुम। मैं मनोयोग से खींच रही हूँ पंखा। मैं मनोयोग से खींच रही हूँ पंखा कि तुम अपने मानवीय खोल से लौट जाओ प्रस्तर की प्रतिमा में। मैं मनोयोग से खींच रही हूँ पंखा कि तुम अपने मानवीय खोल से लौट जाओ प्रस्तर प्रतिमा की योनि में, क्योंकि यहाँ की कुटिलता असह्य है। असह्य है पत्थरों के लिए भी, असह्य है पत्थरों के लिए भी। मेरी कविता का शीर्षक है भेंट। मैंने अपनी रेशमी साड़ी दहाकर उसकी मुड़ी तुड़ी उंगलियों पर रख दी। मैंने अपनी रेशमी साड़ी दहाकर उसकी मुड़ी तुड़ी उंगलियों पर रख दी। एक सरसराहट, एक सेहरन से जैसे कपकपाया उसका शरीर। एक सरसराहट, एक सेहरन से जैसे कपकपाया उसका शरीर। उसके कटे फटे होठों पर उगी एक पुरानी मनमोहक मुस्कान। तेजाब से चले चले चेहरे पर, तेजाब से चले चले चेहरे पर उगाया कोई ख्वाब, उतरा एक अद्भुत नूर। अनभ्यस्त हाथों से अनभ्यस्त हाथों से उसने लपेटा साड़ी को अपने अचले जिस्म के चारों ओर। उसके छू लेने से साड़ी चमक उठी। टिप 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 टिप। आंचल पर उगाया रेशमी वसंत। आंचल पर उगाया रेशमी वसंत। लगा जैसे अकस्मात जी उठी कोई अति सुंदर अभिशप्त अहिल्या अपने आश्रित अपने श्रापित चले शरीर से। मेले मेले कपड़ों में लिपटी सकुचाती परतकता, मैले कपड़ों में लिपटी सकुचाती परतकता गहरे अंधेरे आकाश का चांद हो गई। गहरे अंधेरे आकाश का चांद हो गई। मुझे लगा मेरी भेंट स्वीकार हो गई। मुझे लगा मेरी भेंट स्वीकार हो गई। दोस्तों, एक पॉपुलर डिमांड हमारे पास फोन कॉल्स आए, काफी सारे मेल्स और मैसेजेस आए कि कुसुम खेमानी जी से कहिए कि वो हमें एक कहानी और सुनाए। अब पीशी, आप हैं बहुत प्यारी, आप पॉपुलर डिमांड में हैं, तो मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि आप आइए और अपनी कहानी एक माँ धरती सी हम सबको सुनाइए। कुसुम खेमानी जी। एक माँ धरती सी। हेलो बानी माशी, क्या खबर, सब ठीक? कहते हुए मैंने किताबें एक और पटकी और माशी के गोद में पसर गई। बोलो तो आज मुझे क्या खिलाओगी? कहने के साथ ही मैंने माशी की लंबी चोटी को एक झटका दिया और उन्होंने आंखों ही आंखों में मुझे धमकाते हुए चोटी का हाथ जुड़ा बांधकर सर पर कस लिया। फिर अपने पान रंगे ओठों से माँ को लाड भरी इतराहट से कहने लगी, शाबी सत्ती, तुम्हारा इस लड़की का माथा एकदम खराब है। घोड़ा माफिक हो गया, किंतु जरा सा भी होश नहीं है। मेरा नौकल में खराब हिंदी बांग्ला बोलेगी, मेरा साड़ी खींचेगी, चूटी खींचेगी, बस सब समय दांत दिखाएगी। आँख दिखाओ तो टेढ़ा मुंह बनाएगी। खाली बदमाशी, खाली बदमाशी। दूसरा के घर जाकर माँ मासी का नाम बदनाम ना करे तो हमरा नाम बानी नहीं। हे भगवान, कतो दुष्टु में। पर बानी मासी की बातों की तरह ही उनके हाथ भी लगातार चल रहे थे। देखते ही देखते मेरी प्लेट में गर्मा गर्म राधा वल्लभी, आलू दम, संदेश, रसगुल्ले आदि के ढेर लग गए थे। मैंने जैसे लपक कर प्लेट खींची, पंखे की डंडी हाथ पर पड़ी। ऐ पागला में, आगे हाथ धो। मैं हूँ हाँ करती हुई दौड़कर बेसिन से पानी पर हाथ छिड़क कर वापस आई और दमादम नाश्ता ठूंसने लगी। माँ ने खिलखिलाते चेहरे से बानी मासी की ओर देख कर कहा, तुमने इसे जितना सर पे चढ़ा रखा है उसमें मेरे लिए गुंजाइश कहाँ? यदि इसके ससुराल से कोई शिकायत आई तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर ही होगी, मुझ पर नहीं। हाँ, भला बदनामी देने का जुर्रत किसका होगा? एक तो रूपवती, ऊपर से गुणों का खान। क्या ऐसा लड़की किसी को आराम से मिल सकता है? पलक झपकते ही
दुष्टु मेये को गुणवती बनाती बानी मासी हमारी बहुत ही प्यारी और अद्भुत पड़ोसन थी। एक तरह से मेरी माँ ही थी। वैसे मासी की माँ मासी और माँ शायद सारी बदल बहनें भी थी, पर मुझे तो बस इतना ही पता है कि मेरे प्यार के आकाश का बड़ा हिस्सा बानी मासी ने घेर रखा था और बाकी में थी सारी दुनिया। लेकिन आज सालों साल बाद पूर्व दीप्ति सी यह बानी मासी क्यों मेरे मस्तिष्क के फलक पर बार बार कौंध रही है? क्यों उनकी मीठी चुटकियाँ रोज़मर्रा की छेड़छाड़ सिनेमा की रील की तरह आंखों के सामने से गुजर रही हैं? माँ कठसतह आवाज़ देती हुए माँ के पास जा धमकी। मेरा ऊंचा सुर सुनकर माँ कुछ गड़बड़ा गई। जल्दी जल्दी बाहर आकर बोली, अरे क्यों चिल्लावा सा तू? माँ, अच्छा वह तेरी भाई ली थी ना बानी, उसकी के खबर से उनसे तो लास्ट कब मिली थी? बुब्बा कठस है। अरे आज बानी किस तरह याद आ गई तन्ना? कुछ चाहिए था कि उससे? कोई पुरानी धुरानी किताब या बांग्ला की कोई पुरानी बात पूछनी है कि बेटा? ना, बस ऐसे ही। आज सवेरे बानी बासु नाम की एक लेखिका से मिलना होया। बात बात में बेलिया घाटा का जिक्र भी आया। बंगाली खाने पीने की चर्चा में बानी मासी का नाम भी आया, तो मेरा मन कुछ घबरा गया। हाँ, माँ मासी की के खबर से? माँ का सर्वस्मित चेहरा मुरझा गया और उन्होंने धीमे धीमे अधमरे स्वर में जो बताया वह बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसका कोई भी तालमेल उन रोज़ाना की शामों से नहीं था जिसमें पूरे मोहल्ले के बच्चों के ठहाके गूंजते थे। उन शामों में तो जरा सा भी अवकाश नहीं था कि दुख सेंध मार सके। फिर ये छिद्र आया कहाँ से? उन शामों की चादर का चंदोवा तो इतनी सख्ती से खूंटों से बंधा था कि ओजोन की परत में छेद हो सकता है, पर उसमें नहीं। फिर ये हुआ कैसे? दरअसल अपनी सुविधा के लिए हम माँ बाबूजी को बेलिया घाटा से मध्य कलकत्ता ले आए थे। बानी मासी किसी भी तरह आने को राजी नहीं हुई। भास्कर मासा की बढ़िया मालिकाना नौकरी थी, अच्छा खासा घर था, खूब ठाट बाट का रहना और खुले हाथ से खर्च करना उनकी फितरत थी। जब हमने मध्य कलकत्ता पर आने के समय मासी पर भी दबाव डाला तो मासी ने कहा, मैं जन्म से ही इस बंगाली मोहल्ले में पली बढ़ी हूँ। बचपन जवानी सब यहीं बीते हैं। अब इस उम्र में केवल सावित्री की टान से मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? हमारे बंगाली संस्कार, हमारी ओलनाल तो यहीं के गड़े खुबे हैं। खैर, थोड़े दिनों तक काफ़ी आना जाना रहा, फिर कुछ कम और क्रमशः यह आना जाना शादी ब्याह और मरण जन्म तक ही सिमट कर रह गया। एक दिन अचानक खबर आई कि भास्कर मासा का देहांत उनकी बड़ी ऑफिस की बड़ी टेबल पर सिर धरे धरे ही हो गया था। श्राद्ध आदि के बाद यह भी सुनने में आया कि मासा जी का बैंक बैलेंस कुछ खास नहीं था और अपनी ईमानदारी के कारण ये मकान भी पूरी तरह नहीं खरीद पाए थे। मकान मालिक से रब्तो ज़ब्त में कुछ लेन देन तो हुआ था, पर कार्यवाही पूरी न होने के कारण वह साफ मुकर गया था। माँ ने बताया, मासी की मन भावन लाडली बहू रातों रात सरस्वती से चंडी दुर्गा बन गई थी। उसने तुरंत फुरत अपना बोरिया बिस्तर और बढ़िया सामान सब समेटा और अपनी माँ के यहाँ जाकर रहने लग गई। मेरे ये कहते ही कि सोनू और मासी तो साथ गए हैं ना, चलो ठीक है। माँ ने तमक कर कहा, क्या सर ठीक है? कौन तो कह रहा था कि दुष्टा बहू बानी ने भतेरे दुख देवा है। माँ फालतू बात मत करो। बंगाली छोरे माँ की बहुत सेवा कर रहे हैं।
हजारों उदाहरण दे सकूं। आज के युग में भी ये बंगाली लोग श्रवण कुमार सरीखे हैं। मैंने माँ को डॉक्टर भट्टाचार्य और डॉक्टर प्रवीण बैनर्जी आदि कई बड़े डॉक्टरों के हवाले से किस्से सुनाए, जिनमें बेटों ने माँ की ऐसी सेवा की थी कि मेरे मन के कई भरम पुत्र कुपुत्रो भव, माता न कुमाता भवती आदि टूट गए थे। मैंने उपदेशात्मक स्वर में माँ को समझाया, हर युग में तीनों युग रहते हैं माँ, सत रज तम। बांग्ला संस्कृति मातृसत्तात्मक है। इसमें अभी भी माँ के लिए विशेष स्थान सुरक्षित है। इसलिए बानी मासी की ओर से आप बेफिक्र रहें। आजकल के बच्चे बड़े ईमानदार हैं और सीधी साफ बात मुंह पर कह देते हैं। ये बाहर से कड़वे लगते हैं, पर सही में वे पढ़े लिखे, समझदार और मन के अच्छे। माँ, तुम वैसे भी मासी की बिल्कुल चिंता मत करो। क्या तुम्हें याद नहीं उस शाम क्या हुआ था, जब तुम मुझे और सोनू को वह मीठे कलेजे वाली कहानी सुना रही थी? कितने बड़े थे हम दोनों, वही कोई 4-5 साल के, क्यों? और वह दृश्य अखंड साबुत पूरा का पूरा मेरी आंखों के सामने तिर गया। माँ ने अपने तकिया कलाम कहानी सुनते समय हुकारा भरो तो सुनाने वाले को आनंद आता है और सुनने वाला जागृत रहता है, कहकर कहानी शुरू की थी। माँ की दाईं पलाथी पर मेरा और बाईं पर सोनू का सिर था। माँ की उंगलियां हमारे बालों से खेल रही थी। कहानी अपने पूरे यौवन पर थी कि अचानक सोनू उठकर दौड़ा और रसोई घर से एक छोटा सा चाकू लाकर चिल्लाने लगा, मेरे देवो, राक्षस के मेरे देवो, आपन मायर जान नेबे, एक्षुनी मेरे देवो। कहते कहते उसकी सांसें उलझने लगी। सब हक्के बक्के। माँ ने मेरा सिर धड़ाम से जमीन पर गिरने दिया और सोनू का चाकू वाला हाथ पकड़कर उसे पुचकार कर कहने लगी, मेरे राजा, मेरे सोना, बेटा यह तो एक कहानी है, ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक इस धरती पर तुम सरीखे बैठे हैं तो कोई अपनी माँ पर हाथ तक नहीं उठा सकता। मार डालना तो दूर की बात है। यह वही हमारी सैकड़ों बार सुनी हुई कहानी थी कि एक प्रेमिका के उकसाने पर उसका प्रेमी अपनी माँ के मीठे दिल को निकालकर तेजी से अपनी प्रेमिका के पास जा रहा था कि ठोकर लगने से गिर पड़ा। और कहानी का थर्रा देने वाला चरम शीर्ष यह था कि कटे कलेजे से माँ की आवाज़ आई, अरे बेटा, कहीं चोट तो नहीं लगी? एक लंबा निश्वास छोड़ते हुए मैंने माँ से मासी का पता मांगा। माँ ने दोनों हाथ झटक कर कहा, सोनू की बहू ने किसी को भी अपना अता पता नहीं दिया। बड़ा जवाब, अजीब जवाब है यह तो, पर यही सच है, माँ ने मुंह फुलाकर कहा। बहरहाल व्यस्त जीवन की अफरा तफरी में बानी मासी का अध्याय अपने पन्ने समेट कर वापस हो गया कि एक दिन अचानक मेरी योग गुरु शिखा ने कहा, दीदी आज मन कुछ अच्छा नहीं है। यह बुढ़िया बानी बेचारी कुछ भी। बुढ़िया बानी कौन है वे? उनका पूरा नाम क्या है? शिखा, तुम उन्हें कैसे जानती हो? क्या वे सदा से तुम्हारे पड़ोस में रहती हैं? शिखा रोज मुफस्सिल खर्दा से 2 लोकल ट्रेन बदलकर कलकत्ता आती है क्योंकि वहाँ का रहन सहन और मकान सस्ते हैं। मेरे प्रश्न से शिखा का चेहरा चमक उठा। उसकी यह शिकायत कि मैं उससे अनमनी रहती हूँ और उसकी बातों को तवज्जो नहीं देती मिट गई। फिर तो उसकी बातों की ऐसी नदी बही कि उसमें 8-10 सीरियल की पटकथाएं निकल आईं। हाँ, बुढ़िया के उठने से लेकर सोने तक 7 दिन 12 महीने उसके साथ क्या सुलूक होता है, सुनना अत्यंत दुखद और दिल दहला देने वाला अनुभव था। शिखा, क्या तुम मुझे बानी मासी से मिला सकती हो? सुनते ही शिखा ने मुझे यूं घूरा जैसे मैं आधी नहीं
पूरी पागल हो गई हूँ। दो एक उपहार और खुशामद के बाद वह इस पर राजी हुई कि वह किसी तरह उनसे मिलकर मुझे उनके हालचाल बताने की कोशिश करेगी। विस्मय और आनंद से भरा था वह दिन जब शिखा ने यह शुभ सूचना दी कि आज बानी बुढ़िया से मिला जा सकता है, क्योंकि उनके बेटा बहू 2 दिन के लिए दीघा गए हैं। बिना क्षण मात्र गंवाए हम सब गाड़ी में भरकर मासी के दरवाजे जा पहुंचे। संदेश के डब्बे, समोसों के ठोंगे और फल फूल को उतारकर जब हमने दरवाज़ा खटखटाया तो सामने एक बहुत ही भद्र पुरुष आ खड़े हुए। पता चला मासी की बहू के जीजा है, जो उसी कंपनी में काम करते हैं जिसमें मासी का बेटा सोनू बाप की वजह से अफसर है। उन्होंने आंखें चुराते हुए बहुत ही संकोच से हमें बानी मासी की कोठरी दिखा दी। असंभावित और असमय पड़ी थपथपाहट से बानी मासी इतना गड़बड़ा गई कि दरवाजे पर उन्हें देखकर लगा मानो कोई भूत सामने खड़ा है। आंखें आसमान पर, गर्दन जमीन में धंसती सी, मोटी साड़ी का फटा पल्लू मरोड़ते कांपते हाथ और जमीन को कुरेदते पैरों के अंगूठे। उफ, क्या ये वही बानी मासी है? ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं कोई भूल है। मैं असमंजस से शिखा की ओर देखे जा रही थी तो उसने एक झुकी गर्दन और झुकाकर जोर से हामी में उसे हिला दिया। ओह, वह परिवेश बयान करने लायक नहीं। लगा काला पानी की कोठरी का कोई बहुत ही बुरा सड़ा हुआ सेट है। पंखा तो दूर, उसमें खिड़की तक न थी। मासी सांस कैसे लेती हैं? क्यों जिंदा है वे ऐसी बदतर जिंदगी में? पर उनकी आंखों ने बिना कुछ कहे ही सारी जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि मरना इतना आसान नहीं है। सोचा था पहले की तरह लपक कर, उमक कर मासी को चिपका लूंगी, पास बैठकर खिलाऊंगी, उनके आराम का कोई इंतजाम करूंगी। पर यहाँ तो सब कुछ स्तब्ध था, एकदम ठहरा हुआ, निर्वात। वहाँ इतने लोग उपस्थित थे पर लगता था कोई भी नहीं है। बस एक भयावह सन्नाटा वहाँ पसरा हुआ था जिसकी धुंध सब कुछ लील रही थी। यह मंजर कितनी देर ऐसे ही जड़ता में जकड़ा रहा, अंदाज नहीं। अंत में शिखा ही बोली, चलें? अरे वाह, चलें? चलें कैसे? ठहरो बाबा, 1 मिनट। कहते हुए मैंने मासी की साड़ी का पल्लू खींचकर कहा, मासी चलो ना मारवाड़ी, मासी मेरे घर चलिए। मासी की बड़ी आंखें उदासी का महासागर अपने में समोई ऊपर उठी। उस गहन अवसाद में भी दुलार की हल्की सी परत तिराकर उन्होंने मुझे देखा। उनके होंठ हल्के से हिले और फिर बिना कुछ कहे ही वापस बंद हो गए। अवश होकर मैंने परेशदा से कहा, दादा आप ही कुछ करिए ना। शिखा कह रही थी आप इन्हें बहुत चाहते हैं और इनके कष्ट से पीड़ित भी हैं। फिर इन्हें समझाते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? परेशदा प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ प्लीज़, कहती हुई मैं फपक पड़ी। वहाँ का वातावरण ही ऐसा था कि राह चलता भी रो पड़े। सभी की आंखें भरी थीं, केवल मासी की आंखें ही जल शून्य थीं। वे शायद भाव कुभाव की दुनिया से परे जा चुकी थी। बहुत अनुनय करने पर परेशदा ने बताया, आप ही की तरह हम भी इनका दुख देखकर बहुत आंदोलित थे। कंकाल सा शरीर, सिर पर रूखे बालों का घोंसला, छोटी मोटी फटी साड़ी में लिपटी इनकी काक डरानी शक्ल हमें बहुत सालती थी कि एक दिन अवसर देखकर मेरी पत्नी मुझे लेकर इनके पास आई। हमने इनसे बहुत अनुरोध किया
कि ये मेरे साथ मेरी दफ्तर चली चले। वहाँ इन्हें कुछ नहीं करना है, ना कुछ कहना है। बस मैं दफ्तर वालों को इनका परिचय दे दूंगा, कहूँगा ये फला अफसर, बड़े अफसर की माँ है और अपने बेटे का दफ्तर देखने आई है। इससे हमारे सहयोगियों की जो प्रतिक्रिया होती उससे आप भी अनजान नहीं हैं और अनायास ही इनका बेटा भी सुधर जाता। अरे ये तो गजब का आइडिया था, फिर यह फेल कैसे हुआ? परेशदा ने यह कहते हुए बात का समापन किया, लेकिन माँ ने किसी की नहीं सुनी। कहने लग गई, इसमें मेरे बेटे का अपमान होगा और मैं जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। उसकी पोजीशन बहुत बड़ी है और उतना ही व्यापक है उसका प्रभामंडल। मेरी वजह से उस पर कोई खरोच आने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। मैं भौचक, पत्थर, हृदय के हाहाकार में बस एक ही बात गूंज रही थी, माशी, ऐ माशी, तुम्हें कौन लोक के प्राणी रे? किस लोक से आई हो तुम? और डॉक्टर मुखर्जी और डॉक्टर बनर्जी झूठे हैं। क्या आज भी पुरानी कहावतें अपनी सत्यता का परिचय देती हैं? क्या माता न कुमाता भवती सच है? क्या आज भी जब बेटा माँ का दिल निकालकर भागता हुआ ठोकर खाकर गिर पड़ता है तो उसमें से माँ की कराहट भरी आवाज आती है, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? देखिए, संयोगवश आज हमें जो कविता सुनाई वो सुनाई कुसुम अंसल जी ने, और जो कहानी सुनाई वो सुनाई कुसुम खेमानी जी ने। ये भी एक नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि दो लेखिकाएं कुसुम के नाम से एक ही दिन एक ही एपिसोड में हमारे साथ आए। अब जो हमारे मित्र आपके बीच आने वाले हैं वो है निरंजन श्रोत्रिय जी, जो युवा कवियों के आपके बीच में लेकर के आते हैं। मैं आमंत्रण देता हूं निरंजन जी को कि निरंजन जी आइए और ईद के इस महापर्व पर अपने युवा कवियों को हमारे सामने पेश करिए। निरंजन श्रोत्रिय जी। नमस्कार दोस्तों। ज्योति चावला। ज्योति चावला की कविताएं समावर्तन के मई 2012 के रेखांकित में प्रकाशित हुई थी। उनके दो कविता संग्रह आए हैं, माँ का जवान चेहरा और जैसे कोई उदास लौट जाए दरवाजे से। ज्योति चावला की कविताएं स्त्री विमर्श की कविताएं जरूर हैं, लेकिन उनके यहाँ जो स्त्री विमर्श है वो स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है या स्त्री वर्सेस पुरुष हम कहें, वैसा स्त्री विमर्श नहीं है, बल्कि उसके समानांतर या साथ साथ चलने वाला और उसके बीच में अपनी अस्मिता खोदने वाला स्त्री विमर्श है। ज्योति चावला ने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो कि उन्होंने गर्भावस्था को लेकर इतनी मार्मिक और दुर्लभ कविताएं लिखी हैं और एक तरह से गर्भावस्था का जो दैहिक और नितांत निजी अनुभव है स्त्री का, उसे वे स्पंदित जिजीविषा में बदल देती हैं। हमारे दौर की एक महत्वपूर्ण कवित्री। सुनते हैं ज्योति चावला की कविताएं। आज मैं अपनी कुछ कविताओं का पाठ कर रही हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है इन दिनों, जो मेरे पहले कविता संग्रह माँ का जवान चेहरा से है। सुनो, इन दिनों तुम मुझे अधूरे से लगने लगे हो। तुम जो सदा से रहे मेरे आदर्श, जिसे पाकर मैंने पूर्णता का अर्थ जाना, कितने अधूरे से दिख रहे हो मुझे आजकल। सोचो तो कितना अजीब है ये सत्य कि पुरुष के स्पर्श से पाती है स्त्री संपूर्ण को और पुरुष अधूरा ही रह जाता है। सोचो तो कितना अजीब है ये सत्य कि पुरुष के स्पर्श से पाती है स्त्री संपूर्ण को और पुरुष अधूरा ही रह जाता है। कितने दयनीय दिखते हो मुझे तुम उस पल जब छूकर मेरा पेट और हथेली पर महसूस कर एक छोटा सा स्पंदन तुम होते हो आह्लादित और मेरे हिस्से आया है इन ढेरों स्पंदनों का विशाल पुंज। मेरे भीतर एक पूरा समुद्र अपने पूरे उछाल के साथ भरता है कुलाचे और तुम किनारे खड़े प्यासे ही रह जाते हो। सच बतलाना, क्या नहीं तुम्हें नहीं खलता ये अधूरापन?
सच बतलाना, क्या तुम्हें नहीं खलता ये अधूरापन? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जीवन को होना ही था तो ऐसा सर्जनात्मक होना था? क्या इन दिनों नहीं दिखता तुम्हें अपने आंगन में वसंत, और इस तरह कि जैसे तुम्हें एक किनारे खड़े कर दिया गया हो? मुझे पूर्णता देते तुम खड़े हो एक ओर, और मैं पूरी सृष्टि की सर्जना में चुक जाती हूँ। मैं स्त्री हूँ और तुम एक पुरुष। यह अंतर आज मुझे बेहद सुकून देता है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मैं प्रेम करती हूँ और ठिठक जाती हूँ। संग्रह का नाम है जैसे कोई उदास लौट जाए दरवाजे से। तुम्हें प्रेम करने से मुझे रोकता है मेरा समय, कि जब जब चाहती हूँ तुम पर प्यार लुटाना, न जाने कहाँ से कितने दृश्य हम दोनों के बीच आ खड़े होते हैं, जिनमें छिपा रहता है कुछ इतना भयावह, इतना विद्रूप कि प्रेम एक बार ये गैर जरूरी सा लगने लगता है। इन दिनों जितनी तेज होती जा रही है तलवारों की धार, कविता की धार भी हो गई है उतनी ही पैनी। बंदूक की नोक पर खड़े कर जहाँ किया जा रहा हो प्रेम, वहाँ तुम्हारे लिए लिखी प्रेम कविता में मैं शर्म से धंसा लेती हूँ अपना सर। इस समय ने खारिज कर दिया है प्रेम कविता को। बंदूक की नोक पर खड़े कर जहाँ किया जा रहा हो प्रेम, वहाँ तुम्हारे लिए लिखी प्रेम कविता में मैं शर्म से धंसा लेती हूँ अपना सर। इस समय ने खारिज कर दिया है प्रेम कविता को। ऐसे समय में जहाँ जिंदा रहने के लिए जरूरी हो जाए प्रमाण पत्र, वहाँ बिना किसी प्रमाण पत्र के तुम्हारा प्रेम निवेदन अप्रमाणिक ही तो है। अप्रमाणिक और अविश्वसनीय ही तो है तुम्हारा मुझ पर सर्वस्व लुटा देना और एक भी विज्ञापन न दिखना उसका शहर की दीवारों पर। इन दिनों विज्ञापनों से पटी हैं हवाएं इस कदर कि चाहकर भी नहीं रख सकती इन पर मैं एक चुंबन तुम्हारे लिए। इन दिनों खेतों में पनपने लगा है बारूद, इन दिनों खेतों में पनपने लगा है बारूद कि मैं उनकी ओर बढ़ती हूँ और ठिठक जाती हूँ। फूलों से अधिक कांटे हैं डालियों पर इन दिनों कि मैं बढ़ाती हूँ हाथ और लहू लुहान हो जाती हूँ। ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है ये पानी, ये आग किसकी है? चारों ओर फैले इस भयावह शोर में घबरा जाती हूँ मैं और बटोरने लगती हूँ इधर उधर फैले स्पंदन, फूल, खुशबुएं, स्पर्श के एहसास बटोरने लगती हूँ मैं। बटोरने लगती हूँ अपने प्रेम पत्र जो लिखे थे मैंने तुम्हारे लिए। मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है लड़कियों को प्रेम नहीं करना चाहिए। आज जब तुम नहीं हो मेरे सामने, तुम्हारा अतीत मेरी आंखों के सामने खुल रहा है। देखती हूँ मैं कि कितनी चुप सी हो तुम, इतनी चुप कि ठूंसे ही जा रही हो चूल्हे में ईंधन न जाने कितने बरसों से, और उसकी आवाज तक नहीं देती सुनाई। तुम चुप हो कि तुम्हें चुप्पियां ही सबसे अधिक लगी सुरक्षित। पर आज जब मेरे सामने है तुम्हारा इतिहास, तो इन चुप्पियों के अंधेरे सीलन भरे कोनों से सुनाई दे रहे हैं हंसी के निश्चल ठहाके जो कभी तुमने लगाए थे निद्वंद होकर। तुमने लगाए ठहाके तो एक साथ न जाने कितनी जवान होती लड़कियां अपनी शुचिता के सबूत जुटाने लगी। तुमने लगाए ठहाके तो कितनी ही पाठशालाएं खुल गईं जहां एक ही धुन में रटवाया जाने लगा पाठ निष्कलंक होने का। जब तुम किसी की पीठ पर लिख रही थी अपने बेहद टटके प्यार का पहला ककहरा, वेदी पर खड़ी जवान लड़कियों की पूरी कतार एक एक कर अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए अपनी शुद्धता के प्रमाण पत्र जुटा रही थी। जब तुम किसी की पीठ पर लिख रही थी अपने बेहद टटके प्यार का पहला ककहरा, वेदी पर खड़ी जवान लड़कियों की पूरी कतार एक एक कर अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए अपनी शुद्धता के प्रमाण पत्र जुटा रही थी। फिर दफन कर दिया गया तुम्हारे अभी अभी पनपे प्रेम को, और कस्में दिलाई गई अग्नि के इर्द गिर्द होठों और इच्छाओं पर ताले जड़ने की। पहरेदार बिठाए गए चारों ओर और तुम तब्दील कर दी गई एक ऐसी शह में जिसके पास सिर्फ देह होती है और देह के भीतर कोई मन नहीं होता। उस पीठ पर जहाँ लिखा था तुमने अपने पहले प्रेम का पहला अक्षर, तब से रिस रहा है खून उससे, और तुम हो चुप्पी में तब्दील हो गई है। अब नहीं सुनाई देते तुम्हारे हंसी के निश्चल ठहाके, लेकिन सच कहूँ तुम्हारी उदास चुप्पी का शोर रात भर मेरे कानों में गूंजा करता है। दोस्तों, आज का ये 11वां एपिसोड ईद के इस महापर्व पर यही मैं समाप्त करता हूं। मैं समाप्त करूं उसके पहले एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा। इंतजार बना रहता है आपके लेखों का, आपकी कविताओं का, आपकी रचनाओं का। जल्दी से लिख करके भेजिए हमें।
याद दिला दूं, हमारा पता आपके लिए, हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com, हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com, और यूट्यूब और फेसबुक पे तो आप हमको देखते ही रहते हैं, तो इंतजार किस बात का है। हाँ, कल मैं आपसे फिर मिलूंगा सुबह 12वें एपिसोड को लेकर के। मेरा इंतजार जरूर करिएगा और मैं आप लोगों का इंतजार जरूर करूंगा। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।